नमस्कार। आज हम जून माह में होने वाले सूर्य ग्रहण के ऊपर हम एक विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। जून माह के अंदर और जुलाई के प्रथम वीक में एक माह के दरमियान कुल 3 ग्रहण होने वाले हैं। पहला 5 और 6 तारीख के मध्य में चंद्र ग्रहण, दूसरा 21 तारीख को जून को सूर्य ग्रहण और तीसरा वापस 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब जब एक वर्ष में 4 से ज़्यादा ग्रहण होते हैं तो प्राकृतिक के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं और उसका प्रभाव आम जीवन पर, प्रकृति पर, संसार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पड़ता है। यह एक खगोलीय घटना है और ग्रहों की चाल जो आज ज़्यादातर वक्रत्व काल के अंदर है, उनका आम जीवन पर, आने वाले समय पर, मौसम पर, राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर हम आपसे विचार करने वाले हैं। जून माह में पहला ग्रहण 5 जून को चंद्र ग्रहण होगा, परंतु यह भारत में दृश्य नहीं होगा। दूसरा ग्रहण 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में दृश्य है और वो करीब 3 से 4 घंटे के काल तक भारत के अंदर दिखेगा। तीसरा ग्रहण 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है, पर वो भी भारत में दृश्य नहीं है। तीसरा 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, वो भी भारत में दृश्य नहीं है। और आखिरी 5वां ग्रहण जो 14 या 15 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, परंतु वो प्रातः बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसका प्रभाव भी हमारे भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। परंतु अब हम आगे चलते हैं। यह होने वाली खगोलीय घटना का क्या हमारे किसी इतिहास से संबंध है, या इसको किसी घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, या उन घटनाओं का, उन वर्षों का इससे कोई समानता है। प्रथम मैं आपको उस बारे में बात करता हूँ। तो मैं प्रथम जाता हूँ 1962 में। 1962 के अंदर भी 4 से ज़्यादा ग्रहण थे। शनि मकर राशि में था और शनि उस समय वक्र हुआ था। उस वर्ष की घटना हमारे देश के लिए बहुत घातक घटना हुई थी। हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, हमने अपने सैनिक खोए थे, हमने अपनी सीमाएं खोई थी, हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। वर्ष 1984 में भी 4 से ज़्यादा ग्रहण थे और 30 मई 1984 को सूर्य ग्रहण था। वो सूर्य ग्रहण भी मिथुन राशि और वृष राशि के मध्य में ही काम कर रहा था। और उस साल जो घटनाएं हुई वो आपको शायद याद होगी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, स्वर्ण मंदिर के ऊपर फौज द्वारा भिंडरवाले को अधीनस्थ करने की घटना, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर सिखों के विरुद्ध सांप्रदायिक दंगे, और इस सबसे ऊपर जो हमारे यहाँ पे घटना हुई वो हुई थी भोपाल गैस कांड। इन सब के अंदर हजारों लाखों आदमियों का जो कि मृत्यु हो चुका था और उनको एक्सीडेंटल हानि पहुंची थी। इसके बाद अगर मैं आता हूँ फिर 18 साल 10 दिन बाद में नया सूर्य ग्रहण हुआ था। वो हुआ था 10 जून 2002 को सॉरी। अब उस घटना को अगर हम देखें और जोड़ें तो आपको समझ में आएगा, जैसे अक्षरधाम के अंदर आतंकवादी हमला, गोधरा के अंदर ट्रेन के चलती ट्रेन में आग लगना और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे को बढ़ना, इराक के खिलाफ अमेरिका के अंदर वॉर का डिक्लेरेशन होना, या ईरान के अंदर एक भारी भूकंप का आना और जन धन की हानि होना, ये सारी की सारी चीज़ें। और इससे भी बड़ी एक घटना हुई थी कि अक्टूबर माह के अंदर अमेरिका का शेयर बाजार एक ही दिन के अंदर से मोर देन 70% कोलैप्स हो गया था और बॉटम टच कर गया था। इस प्रकार की ये आकस्मिक घटनाएं 2002 में घटित हुई थी और उस साल भी सूर्य ग्रहण 10 जून 2002 को था। नेक्स्ट 1984
2002 और 2020 में क्या समानता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मिल रही है, अब हम उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आप देखिए ईयर 1984, अगर आप 1984 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 का स्वामी कौन है? राहु। संवत्सर लेते हैं 2041। 2041 को अगर आप जोड़ें 2 और 4 6 और 1 7, तो टोटल नंबर आया 7। उसका स्वामी है नेपच्यून। नेक्स्ट 2002, 2 + 2 is 4, अगेन द राहु इज द लॉर्ड। देन संवत्सर 2059, 2 + 5 7 + 9 16, 1 + 6 = 7, again Rahu and Neptune. Now coming year 2020, 4, 2 + 2 4 and 2077, 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16, 1 + 6 = 7. It is very surprising कि नंबरोलॉजी से भी अगर हम आज इसको देखने जाएं तो ये घटनाएं मिल रही हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। 1984 के अंदर जब ग्रहण हुआ था तो 4 ग्रह एक ही घर में थे। 2002 के अंदर जब ग्रहण हुआ था तो 5 ग्रह एक ही घर के अंदर थे। और आज 2020 जो ग्रहण 21 जून को आने वाला है उसमें भी 4 ग्रह एक ही घर के अंदर विद्यमान रहेंगे। ये तो हमने इतिहास की बात की आपसे। अब हम देखते हैं कि ये 21 तारीख को जो ग्रहण आने वाला है उसमें ग्रहों की क्या पोजीशन है। जैसे शनि और गुरु जो मुख्य ग्रह है वो मकर राशि में आज की तारीख में वक्र चाल से चल रहे हैं आगे। इसके बाद में मकर राशि में विद्यमान शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मीन राशि को देख रहा है, जहाँ पर उसका शत्रु मंगल बैठा हुआ है। इसके साथ में अगर देखें मंगल जो मीन राशि में बैठा हुआ है अपनी चौथी दृष्टि से मिथुन राशि को देख रहा है, और मिथुन राशि के अंदर राहु, सूर्य, चंद्र और बुध विद्यमान है। बुध भी वक्रत्व अवस्था में के अंदर विराजमान है। इस प्रकार इन ग्रहों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर कुयोग की स्थापना कर रही है। अब हम देखते हैं कि शुक्र और केतु षडाष्टक योग बना के कुंडली के अंदर विराजमान है। अब आप ये देखिए कि राहु, सूर्य और चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के अंदर ही विद्यमान है, और केतु मूला नक्षत्र के पार्ट 2 मतलब चरण 2 में विद्यमान है। जब ये चरण 2 में विद्यमान होता है तो माता पिता सीनियर लोगों के लिए खतरा स्थापित, उनके स्वास्थ्य के संबंधित खतरा स्थापित करता है। नेक्स्ट, ये ग्रहण करीब 5 घंटे से ज़्यादा समय काल का है। यह सवेरे 9:16 से प्रारंभ होगा और दोपहर में 3:04 के अंदर ये मोक्ष प्राप्त होगा। इसका मध्यकाल 12:10 पर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ग्रहण का प्रारंभ तो हो रहा है मृगशिरा नक्षत्र के अंदर, पर वो मोक्ष में काल के अंदर जब पहुंच रहा है तो उस समय आद्रा नक्षत्र होता है। यह मोक्ष काल, और इसके मध्य में अगर हम देखते हैं तो 1:10 तक तो ये रहेगा मृगशिरा नक्षत्र में। उसके बाद में इसका भ्रमण, इसकी चाल आद्रा नक्षत्र से संबंधित हो जाएगी। तो यह जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, ये जो यात्रा है, ये बड़ी ही किसी विशेष घटना को दिखा रही है। अब हम इसको देखते हैं कि यह ग्रहण पश्चिम से चालू होकर के उत्तर की तरफ से होता हुआ पूर्व की तरफ जा रहा है। ये भारत के नक्शे के अंदर इसका भ्रमण काल इस प्रकार का है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये राजस्थान के गंगानगर जिले से हरियाणा के कुरुक्षेत्र होते हुए यूपी के कुछ भागों को टच करते हुए, पंजाब के कुछ बॉर्डर्स को टच करते हुए ये उत्तराखंड की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रकार इस ग्रहण का मुख्य प्रभाव जो होगा वो इस पूरे क्षेत्र के अंदर होगा। जो कुछ प्राकृतिक
घटनाएं घटित होगी वो प्राय इसी तरफ घटनाएं घटित होगी। जैसे ही हम देख रहे हैं कि अप्रैल महीने से लेकर के और आज तक दिल्ली के अंदर 5 बार भूकंप आ चुका है। ये किसकी तरफ इशारा है? क्योंकि खगोलीय परिवर्तन तो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, क्योंकि ग्रह जब ग्रहण का फॉर्मेशन करेंगे तो वो उसके पहले उनकी दूरियां, उनकी चाल, उनके चलन सब सूर्य के, पृथ्वी के, चंद्रमा से रिलेटेड होने लग गए हैं। अभी तक हमने इस खगोलीय घटना कैसे होगी, कहाँ होगी, किस प्रकार होगी, किसका किस पे प्रभाव पड़ेगा, किससे कहाँ रिलेशन है, इन सब के ऊपर आपसे विस्तृत चर्चा की है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इन सब का किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सर्वप्रथम हम आते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में कौन है? पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश, चाइना। इन सब देशों के साथ में हमारे संबंध थोड़े कटु होंगे, थोड़े वैमनस्य भरे होंगे, सीमा के ऊपर तनाव होगा और हो सकता है कि एक से ज़्यादा देश के साथ हमको सीमा विवाद के अंदर उलझना पड़े। नंबर 2, कोरोना, जो आज एक महामारी का रूप ले चुका है, उससे लोगों में एक घबराहट बढ़ चुकी है। परंतु इस घटना के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि यह और उग्र रूप धारण कर सकता है अगर समय रहते इसके ऊपर उपचार और प्रिकॉशंस नहीं ली गई तो। तीसरा, इस ग्रहण का प्रभाव मीडिया के क्षेत्र या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है कोई सैटेलाइट बंद हो जाए, हो सकता है कहीं वायरस आ जाए, हो सकता है इससे संबंधित किसी एक्सपर्ट के ऊपर परेशानी आ जाए। तो तीसरा ये मुख्य प्रभाव है। चौथा, कोई और रोग बच्चों से रिलेटेड, गर्मी से रिलेटेड का प्रकोप बढ़ जाए और वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर नया महामारी का रूप धारण कर ले। राजनीतिक उथल पुथल भी होगी। हमारे इंटरनल साइड के अंदर यूपी का बिहार से, बिहार का राजस्थान से, ये भी पंजाब से आपस के अंदर नुक्ताचीनी करते रहेंगे और वैर और वैमनस्य बढ़ता रहेगा। पूरे भारत के अंदर इस ढंग की स्थितियां पैदा होने वाली है। इसके बाद के अंदर जो लेडीज टॉप पोस्ट पे बैठी है, जो एग्जीक्यूटिव टॉप पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, जो जुडिशरी जहाँ पर पूर्ण टॉप पोस्ट है, उन सब के ऊपर भी ये संकट के बादल मंडराएंगे। इसके अंदर उनके स्वास्थ्य की खराबी होना या उनको अपनी पॉलिसीज में चेंज करना या उनकी ख्याति में कमी होना, इस प्रकार की घटनाएं होने की पूर्ण संभावना है। कॉमनल डिफरेंसेस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्यों? कि लोगों के अंदर एक घबराहट और एक सोच बदल गई है। सब अपना निजी फायदे के लिए काम करने लग गए हैं, कम्युनिटी के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसके बाद में नेचुरल प्रॉब्लम्स, इसमें प्राकृतिक आपदाएं क्या हो सकती है? जैसे किसी बड़े भूकंप को आना या अतिवृष्टि होना या किसी क्षेत्र के अंदर, और किसी क्षेत्र क्यों कहेंगे, हम यही कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अकाल की संभावनाएं ज़्यादा है और साउथ वेस्ट के अंदर अति वर्षा की संभावनाएं ज़्यादा है। इसके बाद के अंदर ज़मीन या पानी के ऊपर आग का लगना या किसी तूफान का आना, इन सब घटनाओं का संबंध इस ग्रहण से हो सकता है और इस ग्रहण काल से आने वाले अगले 3 माह के अंदर अंदर ऐसी घटनाएं घटित होने की पूर्ण संभावना है। अब हम ये देखते हैं, ये ग्रहण तो आएगा और चला जाएगा। अब हम अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो मेरी राय के अंदर जो सुझाव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप 9:15 के पहले स्वच्छ जल से स्नान करके, शुद्ध होकर के जो भी आपको नाश्ता पानी करना है तो करो, नहीं तो अच्छा होगा कि नहीं करें। इसके बाद के अंदर जब मोक्ष काल आता है, जो दोपहर में 12 बजे के आसपास चालू होता है, आप महामृत्युंजय जाप का जाप कीजिए, आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए।
जितना हो सके उतना कीजिए। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो भी मोबाइल है उस मोबाइल से खाली आप सुनिए और हो सके तो उसको साथ साथ रिपीट कीजिए। या सूर्य का एक मंत्र है, ओम ग्रणी सूर्याय नमः, ओम ग्रणी सूर्याय नमः, इसका जाप कीजिए। और इसके पश्चात जितना यथाशक्ति आप कर सकते हैं कीजिए। इसके बाद में आप एक हवन कीजिए। हवन नहीं कर सकते हैं, एक दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और एक आहुति रूप में देकर के मन में धारणा करके और कीजिए। तो हो सकता है कि ये जो संकट का समय हमारे ऊपर चल रहा है, इससे हमें कुछ शांति मिल जाए, कुछ सुविधा मिल जाए। अंत के अंदर यथासंभव आपसे अगर हो सके तो आप दान कीजिए। दान में गेहूं का दान कीजिए, खाने का सामान का दान कीजिए, फल फ्रूट दान कीजिए। अब हम विचार करेंगे कि इस ग्रहण का 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सर्वप्रथम हम लेते हैं मेष राशि। इनके सफलता का संकेत है, अकस्मात धन लाभ का योग है। नेक्स्ट राशि आती है वृषभ। धन व यश की हानि होगी। बहुत सचेत होकर के काम करना चाहिए। कोई भी निवेश करने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। मिथुन राशि, ये क्योंकि यह ग्रहण मिथुन राशि के ऊपर से ही हो रहा है, इसलिए मिथुन राशि वालों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। उनको किसी से भी अनावश्यक वाणी से या झगड़े में नहीं उलझना चाहिए। कर्क राशि को संपत्ति के अंदर कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए, कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एक से दोबारा विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलत डिसीजन के कारण से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सिंह राशि के लिए यह ग्रहण उन्नति कारक है। अकस्मात लाभ, धन लाभ होने के चांसेस है। कन्या राशि, रोग और कष्ट से परेशानी रहेगी, मानसिक उलझने रहेगी, किंतु धन लाभ भी होने के चांसेस है। तुला राशि, चिंतादायक है, कष्टदायक है। इनको शांति से कुछ समय अपना निकालना चाहिए, क्योंकि इस राशि के लिए यह ग्रहण शुभ नहीं है। वृश्चिक राशि को शारीरिक कष्ट हो सकता है, बीमारी आ सकती है, शत्रु का भय हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके अपने समय को देखें। धनु राशि, हस्बैंड को वाइफ से या वाइफ को हस्बैंड से क्लेश होने की संभावना है और घर के अंदर कष्ट पर तनाव वाली स्थितियां रह सकती है। मकर राशि, मुफ्त का टेंशन लेने वाले हैं, परंतु इसके साथ में शुभ योग कारक भी है। इसमें धन लाभ हो सकता है या कोई पुराना काम होने की संभावना है। कुंभ राशि को खर्चा अधिक होगा। कार्य जो पेंडिंग्स है वो देरी से होंगे, उस कारण से वो लोग तनाव में रहेंगे। मीन राशि, कार्य में सफलता मिलेगी और आकस्मिक धन लाभ के भी योग है, परंतु सावधानी रखें। मंगल के वहाँ विराजमान होने के कारण से बीमारी का या मनमुटाव का योग संपूर्ण है। 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण के ऊपर मैंने एक विस्तृत से जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। यह आपको कैसी लगी है? यदि आपको ये पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि आप यह काम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।